हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़ में जो ड्रग्स एंड ड्रग एब्यूज़ टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में। हमारे इस चैप्टर में 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया गया है। पहला है ओपियोइड्स, दूसरे हैं कैनाबिनॉइड्स, तीसरे हैं कोका एल्केलॉइड्स और कोकीन। ये 3 क्लासेस जो हैं ड्रग्स की वो हमारे सिलेबस में हैं। इन तीनों का रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इन तीनों का मोड ऑफ इनटेक क्या है और इन तीनों का मोड ऑफ एक्शन या फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा होता है हमारी बॉडी पर, ये तीनों चीज़ें डिस्कस की गई हैं हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है, यानी कि ड्रग जो है वो कैसे काम करता है, तो कोई भी ड्रग जो है वो या तो केमिकल होगा या तो प्लांट एक्सट्रैक्ट होगा। वो ड्रग जब है हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक यानी कुछ खास बायोकेमिकल इंटरेक्शन करता है, तब जाकर के वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी मेडिसिनल या थेरापेटिक इफेक्ट दे पाता है, यानी बॉडी में कोई चेंज ला पाता है जो चेंज हम नोटिस कर सकते हैं। ऐसे ही जो है कोई भी ड्रग वो एक्शन करता है। ड्रग जो है सबसे पहले क्या करता है, हमारे सेलुलर टारगेट पर जाकर के इंटरैक्ट करता है यानी बाइंड करता है। उसके बाद में या तो वो स्टिमुलेट करेगा किसी चीज़ के प्रोडक्शन को, या ऑल्टर करेगा यानी चेंज करेगा, स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, या इनहिबिट करेगा यानी किसी चीज़ के सिक्रेशन को कम करेगा या रोकेगा। इन 3 तरीके से वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मॉडिफाई करता है। तो इस तरीके से ही ड्रग एक्शन करता है। ड्रग एक्शन के 3 मेन मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पॉन्स, यानी कि वो किसी रिसेप्टर के माध्यम से अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा। इसमें होते हैं एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब कि जो बढ़ावा देते हैं, और एंटागोनिस्ट मतलब जो ऑपोजिट में काम करते हैं, यानी किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। दूसरा जो तरीका है वो एंजाइम इंटरेक्शन का है। ये 2 क्लासेस में होते हैं, या तो इंड्यूसर होंगे या इनहिबिटर होंगे। इंड्यूसर होंगे तो किसी काम को बढ़ावा देंगे, इनहिबिटर होंगे तो किसी काम को ये रोक देंगे या उसको कम करेंगे। तीसरा है आयन चैनल मॉड्यूलेशन, जैसे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करने वाले। ये जो चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये वोल्टेज गेटेड जो चैनल होता है उनको खोलने और बंद करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स जो हैं वो काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए बीटा ब्लॉकर्स का, ये एंजियोलाइटिक ड्रग्स होते हैं। ब्रांड नेम इंडेरल और सिप्लर के नाम से बेचे जाते हैं मार्केट में। ये प्रोपेनॉल होता है जो कि एंजियोलाइटिक है, यानी कि एंजाइटी को रोकने के लिए यूज़ होता है। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, मैंने केवल नाम इसका डिस्कस किया है, इसको आप भूल जाएंगे तो कोई बात नहीं। अब एक टर्म दिया हुआ है ड्रग एब्यूज़। आखिर ड्रग का दुरुपयोग क्या है? तो जब भी हम कोई केमिकल या किसी प्लांट एक्सट्रैक्ट का मेडिसिनल यूज़ के अलावा किसी और पर्पस के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा मात्रा या इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में हम उस चीज़ को इनटेक करते हैं कि वो हमारी फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल फंक्शंस को इम्पेयर करे, यानी उसमें गड़बड़ी ले आए, तो उसे ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहला है पर्पस और दूसरा है अमाउंट या फ्रीक्वेंसी। पर्पस मतलब उद्देश्य। जैसे एक ड्रग है फ्लॉक्सिटिन, SSRI कैटेगरी में आता है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। सेरोटोनिन का रीअपटेक जो है उसमें ये काम करता है। यही ड्रग जो है वो एंजियोलाइटिक है, यानी एंजाइटी के पेशेंट को और डिप्रेशन के पेशेंट को ये ड्रग दिया जाता है। पर अगर कोई इंसान यही ड्रग ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में और अपने डोज से ज़्यादा, अगर डॉक्टर ने कहा है भाई 2 से 3 दिन में 1 गोली लेनी है, आप उसको रोज़ ले रहे हैं, दिन में कई बार ले रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप किसी भी ड्रग का दुरुपयोग करेंगे तो वो ड्रग एब्यूज़ के अंदर ही आएगा। और ड्रग एब्यूज़ के बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे विथड्रॉल सिम्टम हो गया, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो गया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगेंगे बॉडी पार्ट्स के। ये बहुत ही घातक दुरुपयोग
का नतीजा है। अब हमारे सिलेबस में कुछ कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स दिए हुए हैं जिनके 3 कैटेगरी है, मैंने पहले ही बताया, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका एल्कोलॉइड्स और कोकेन। एनसीईआरटी लिखती है कि इसमें से मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स से ही निकलती हैं, या तो उनके फ्लावर से, या उनके लीव्स से, या उनके फ्लावर टॉप्स से, या उनके रेजिन्स से, यहाँ से ये चीज़ें ऑब्टेन होती हैं। और सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, याद रखिएगा मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं और सम कुछ जो है वो फंजाई से यानी फंगस से मिलते हैं। ये सब ड्रग्स होते हैं। जैसे जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, वो भी तो एक ड्रग ही है। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस से ही तो निकाली गई है। तो इसलिए सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई एनसीईआरटी लिखती है। अब हम बात करते हैं ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड्स जो हैं बहुत ही पावरफुल ड्रग्स होते हैं जो कि ओपियम पॉपिन कॉमन नेम है उससे निकाले गए हैं। इसका साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमनीफेरम है। या तो वो लैब में बना लिए जाते हैं, इन्हीं को मिमिक करते हैं। वो नेचुरल जो ओपियम पॉपी से निकाला जाता है उसी को मिमिक करने वाले लैब से बना लिए जाते हैं। इसका मुख्य एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है हेरोइन, जिसे हम स्मैक भी कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, जो केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। ये जो प्लांट आपको डायग्राम में दिख रहा है ये ओपियम पॉपी प्लांट ही है जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। एनसीईआरटी के ही डायग्राम पूछे जाते हैं इसलिए हमने वही डायग्राम यहाँ पे अटैच किया है। अगर हम मॉर्फिन की बात करें तो ये जो है वो पॉपी प्लांट ओपियम पॉपी के लेटेक्स से निकाला जाता है जिसका साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमनीफेरम है। याद रखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेपेवर सोमनीफेरम। ये जो एसिटाइलेटेड फॉर्म है यानी एसिटिल ग्रुप होता है CH3CO, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। ये जब OH जो होते हैं मॉर्फिन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं जिनको रिप्लेस करके वहाँ पे एसिटिल ग्रुप लग जाता है तो वो हेरोइन बन जाता है जो कि हाईली एडिक्टिव ड्रग है। मॉर्फिन तो एक मेडिसिनल ड्रग है जो कैंसर पेशेंट को, जो 3rd डिग्री 4th डिग्री के कैंसर पेशेंट होते हैं, बहुत दर्द होता है या फिर पोस्ट ऑप जो होते हैं यानी कि सर्जरी के बाद में उनको दिया जाता है ताकि वो एनाल्जेसिक की तरह काम करें, दर्द निवारक की तरह काम करें, पेन रिलीवर्स होते हैं, वैसे मॉर्फिन को यूज़ किया जाता है। लेकिन जो इसका एसिटाइलेटेड फॉर्म है 2 OH को हटा के 2 एसिटिल ग्रुप लगा के डाई एसिटिल मॉर्फिन जो बन गया उसको हेरोइन कहा गया। ये बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है जिसका लोग एब्यूज़ करते हैं। अब हम बात करें हेरोइन कैसा दिखता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। ये वाइट है, सफ़ेद कलर का होता है, पिक्चरों में अक्सर दिखाया जाता है। ऑर्डरलेस होता है, ऐसी कोई स्मेल नहीं होती है। बिटर टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा टेस्ट का होता है। क्रिस्टलाइन यानी कि शुगर जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि मॉर्फिन के 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करके वहाँ पे CH3CO यानी एसिटिल ग्रुप लगा दिया जाता है जिसकी वजह से वो फैट में बहुत ही ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको बहुत ही आसानी से और बहुत तेज़ी से क्रॉस कर जाता है मॉर्फिन से जल्दी। इसीलिए ये इंटेंस रश देता है, इसीलिए ये ज़्यादा एडिक्टिव है। मॉर्फिन इससे कम एडिक्टिव है। मॉर्फिन भी एडिक्टिव है क्योंकि वो भी ड्रग है, पर वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में एक फिक्स डोज में जब दिया जाता है तो वो एडिक्शन नहीं करता है। बट हेरोइन जो है उसको लोग अब्यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी वो रिस्पॉन्स मॉडिफाई कर देता है जो मॉर्फिन नहीं कर पाता है। आप सामने मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये भी हाईली इफेक्टिव सेडेटिव मतलब सुलाने वाला जो नींद को स्टिमुलेट करता है और पेन किलर यानी दर्द निवारक है। कुछ चैनल्स को जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है क्योंकि भाई ड्रग तो है तो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, तो पेन का सेंसेशन है वो नहीं पहुंच पाता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे एक OH है और एक OH यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में ये OH नहीं दिया हुआ है पर ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। इन दोनों OH को हटा करके CH3CO ग्रुप जब यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है तब वो बन जाता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन हेरोइन। अब हम बात करते हैं MOI यानी मोड ऑफ इनटेक ऑफ ओपियोइड्स।
तो सामान्य तौर पर स्नॉटिंग यानी सूंघ कर और इंजेक्शन आईवी इंट्रावेनस इंजेक्शन, इन दो तरीकों से ओपियाइड को इस्तेमाल किया जाता है। अब ओपियाइड ड्रग जो है वो क्या करता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ये उनसे जाकर के बाइंड कर जाता है और अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। कैसे दिखाता है वो हम इसके फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट में पढ़ेंगे। इसका इफेक्ट क्या होता है, जब ये जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे एक्ट करता है तो ये पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है पूरी फूड पाइप का, जिससे खाना नीचे जाता है और जिससे एसिड बहुत आसानी से ऊपर नहीं आ पाता है। इस मूवमेंट को ये क्या करता है, स्लो कर देता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन होता है। और जब सीएनएस में ये काम करता है तो Ca2+ चैनल यानी कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है और पोटेशियम चैनल को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से K+ जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर चला जाता है और अंदर हाईली नेगेटिव यानी कि हाइपर पोलराइज्ड स्टेट आ जाती है। याद कीजिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि उस समय न्यूरॉन जो है वो लेस एक्साइटेबल होते हैं। इस तरीके से ये पेन सिग्नल्स को शट कर देता है, शट डाउन कर देता है, जिसकी वजह से दर्द महसूस नहीं होता है। इसीलिए लोग उसको एब्यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कैटेगरी ऑफ ड्रग्स की, कैनाबिनॉइड्स। अब बात करें तो ओपियोइड कहाँ से मिला था, ओपियम पॉपी से मिला था। साइंटिफिक नेम पेपर सोम्निफेरम। कहाँ कहाँ रिसेप्टर होते हैं, सीएनएस में और जीआईटी में। जीआईटी में क्या करता है, स्लो डाउन करता है पेरिस्टाल्सिस को। सीएनएस में क्या करता है, सीएनएस में ये पेन रिसेप्टर्स को शट डाउन करता है। इसका एग्जाम्पल क्या था, हेरोइन। उसका दूसरा नाम स्मैक। कैसा है, वाइट है, ऑर्डरलेस है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है। इतनी बातें आपको वहाँ पे याद रखनी है। और ये क्या है, ये डिप्रेसेंट होता है। जो ओपियाइड हैं वो डिप्रेसेंट हैं, यानी कि बॉडी के एक्शन को बहुत स्लो डाउन कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये बॉडी के एक्शन को स्लो डाउन करते हैं, यानी बॉडी में कामनेस को ये प्रमोट करते हैं। अब जो हमारा अगला क्लास ऑफ ड्रग्स है वो है कैनाबिनॉइड्स। ये कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलते हैं, ये कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा नाम के एक प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से। इस प्लांट के फ्लावर टॉप्स, लीव्स यानी पत्तियां, रेजिन्स, इन सब को मिला करके इनके कुछ नेचुरल कॉम्बिनेशन कुछ अलग अलग डोजेस में बना करके अलग अलग ड्रग्स बनाए जाते हैं। प्रोड्यूस होना चाहिए, प्रीव्ड लिख गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिला करके चरस, गांजा, हशिश और मैरिजुआना, चरस, गांजा, हशिश, मैरिजुआना नाम के ड्रग्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली केवल ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, केवल ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा जीआईटी में जिक्र नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है प्रिंसिपली प्रेजेंट इन द ब्रेन। ओपियोइड के ब्रेन में यानी सीएनएस में और जीआईटी में दोनों जगह थे, लेकिन कैनाबिनॉइड्स की केवल ब्रेन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इनका जो मोड ऑफ इनटेक है वो इनहेलेशन यानी सांस के, या उसको जला लिया या उसको ऐसे ही सूंघ लिया, या ओरल इंजेक्शन खा लिया टैबलेट के फॉर्म में, इस तरीके से इनको लिया जाता है। और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो रेट्रोग्रेड या बैकवर्ड सिग्नलिंग है। अभी हम आपको समझाएंगे कि आखिर रेट्रोग्रेड या बैकवर्ड सिग्नलिंग क्या होती है। एनसीईआरटी लिखती है बाद में कि ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा एब्यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत तनाव होता है, तो लोग एंजाइटी को अपने डाउन करने के लिए, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए वो इसको लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि दीज आर एब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कैसे काम करते हैं, ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं और ये वैसोडाइलेशन करते हैं, यानी कि ब्लड की जो वेसल्स हैं उनको वाइड कर देते हैं। जब हार्ट रेट हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं और बढ़ जाता है तो वो एक्सरसाइज की वजह से बढ़ा है, क्योंकि ब्लड जो है वो शरीर में आई कमियों को पूरा कर रहा है। लेकिन अगर कोई आराम से बैठा हुआ है और उसका हार्ट रेट अचानक से बढ़ गया, इसका मतलब इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म में टैकीकार्डिया बोलते हैं। ये कोई सामान्य बात तो नहीं है कि अचानक से हार्ट रेट बढ़ जाए, इससे स्ट्रोक हो सकता है। तो ये जो टैकीकार्डिया है वो इन्हीं कैनाबिनॉइड्स का
रिस्पॉन्स होता है। और इनका दूसरा रिस्पॉन्स जो है वो न्यूरल इम्पैक्ट है। नॉर्मल सिग्नल क्या होता है, वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाता है, पर जब बहुत ज़्यादा सिग्नल आने लगता है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का अपना एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो कैनाबिनॉइड सिक्रीट करते हैं और उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पर भेजते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा अब तू शांत हो जा, हमारे पास लोड ज़्यादा है। इस तरीके से वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो आगे सिग्नल भेजना बंद कर देता है। इसी को मिमिक करते हैं कैनाबिनॉइड्स ड्रग हैं। ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही हालात या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक को कहता है कि अपना सिग्नल का लोड जो है उसको कम करो, जबकि ऐसी कोई स्थिति होती ही नहीं है। इस तरीके से ये पेन के जो सिग्नल होते हैं उनको भी मॉडिफाई कर देता है, या फिर एंजाइटी के जो सिम्टम होते हैं या एंजाइटी के जो हैवी सिग्नल्स होते हैं उनको भी ये रोक देता है। इसलिए भी लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सारे ड्रग्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और इनके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से टार्डिव डिस्काइनेशिया और न जाने कितने इनवॉलंटरी मूवमेंट के डिसऑर्डर होते हैं। तो ड्रग्स तो कभी भी नहीं लेने चाहिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, तो पहले कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज से, स्लीप शेड्यूल फिक्स करने से, फूड इनटेक बढ़ाने से, अच्छे फूड लेने से अगर आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन ठीक हो जाए तो भूल कर भी आपको साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए। अगर सीवियर टू मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन है तो ही आप एक बार साइकाइट्रिस्ट से सलाह लीजिए। वैसे मॉडरेट डिप्रेशन तक एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। तो हमने जाना कि ये जो है न्यूरल इम्पैक्ट कैसे डालता है। ये जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है ये कैनाबिनॉइड ड्रग। ये एनसीईआरटी में कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का डायग्राम दिया हुआ है। ये जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है वो कैनबिस सटाइवा की लीफ है और बगल में कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। ये दोनों एनसीईआरटी का डायग्राम है, याद रखिए, सवाल आ सकता है। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ ड्रग जो है वो है कोका एल्केलॉइड्स या कोकेन। इसको निकाला जाता है कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से, जो नेटिव है कहाँ का, रहने वाला निवासी है कहाँ का, साउथ अमेरिका का। कोकेन, जिसको सामान्यतः जाना जाता है क्रैक या कोक के नाम से, ये भी सामान्यतः स्नॉटेड यानी कि सूंघ कर ही इनटेक किया जाता है। ये क्या करता है, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, फील गुड हार्मोन जिसको कहते हैं, सारा खेल तो डोपामीन का ही है। ये उसको इंटरफेयर करता है, उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। इन कोकेन का जो है सीएनएस पर स्टिमुलेटिंग एक्शन है, यानी उत्तेजित करने वाला एक्शन है। ये उत्साह पैदा करता है, एनर्जी जो है उसको बढ़ाया हुआ लगता है, ऐसा लगता है जैसे एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्पाइक हो गया हो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब टेम्पररी इफेक्ट है। एक्सेस में अगर इसको ले लिया जाए तो इनसे हेलोसिनेशंस होते हैं, भ्रम होते हैं। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ दिखने लगती है, जो चीज़ नहीं हो रही है वो भी आपको घटित होती हुई दिख रही है, जो आवाज़ें नहीं है वो आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं अगर आपने इनका एक्सेस डोज ले लिया तो। इनका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो कुछ ऐसे है। मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया, यानी आपकी कोई अचीवमेंट हुई, तो अचीवमेंट से आपके अंदर में ब्रेन में डोपामीन सिक्रीट होता है। डोपामीन से आपको फील गुड यानी अच्छा लगता है। फिर एक प्रोटीन होती है DAT, डोपामीन ट्रांसपोर्टर, ये उस प्रोटीन का नाम है। ये प्रोटीन क्या करती है, डोपामीन का रीअपटेक कराती है। अगर डोपामीन बहुत ज़्यादा देर तक रह जाएगा तो आपको अच्छा ही अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना, हरा ही हरा आपको दिखेगा, तो नहीं, इसके लिए DAT प्रोटीन काम करती है। वो आपको ऊपर से फिर नीचे भी लाती है। अब आप छत पे चढ़ जाएंगे, सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, फिर ऐसा होगा कि आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, फिर आप नीचे कैसे आएंगे, लुढ़क के। तो कोकेन जो है ये DAT पम्प्स यानी डोपामीन ट्रांसपोर्टर पम्प्स को ब्लॉक कर देता है और आपको ऐसा लगता है 7वें आसमान पे है। धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है तो आप बेहोश हो जाएंगे। ऐसे ही होता है क्योंकि आपके पास एक फिक्स्ड एनर्जी है। फिलॉसफी जो है बायोलॉजी की, यानी जो बायोलॉजी के सिद्धांत हैं, वो कहते हैं कि बॉडी एनर्जी को बचाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास करती है। पूरा इवोल्यूशन का खेल ही एनर्जी के लिए ही हो रहा है। तो ये कोकेन जो है वो DAT पम्प्स को ब्लॉक करता है और डोपामीन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये डोपामीन ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है।
कुछ और पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कुछ हेल्यूसिनोजेनिक प्लांट जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं। एक है एट्रोपा बेलाडोना साइंटिफिक नेम है, और एक है डेटूरा यानी धतूरा जिसे हम कहते हैं। ये दोनों हेल्यूसिनोजेनिक हैं, यानी कि ये दोनों भ्रम पैदा करते हैं। बेलाडोना तो डाइल्यूशन में एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, पोटेंट मेडिसिन है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट डाइल्यूशन में वो दवाई इस्तेमाल होती है। और जो मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में कुछ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो एनसीईआरटी में 3 नाम दिए हुए हैं, इन 3 नामों को आपको बस याद रखना है। पहला है बारबिटूरेट्स, दूसरा है एम्फेटामिन्स, तीसरा है बेंजोडायजेपिन्स। बारबिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडायजेपिन्स, ये 3 कैटेगरी के ड्रग्स आपके इसमें दिए हुए हैं। अगर आप और नाम जानना चाहें तो एक फ्लॉक्सेटिन होता है। ऐसे ही बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, उनके नाम आपको नहीं याद रखने हैं। ये 3 नाम अगर आपसे एनसीईआरटी से पूछेगा तो ये 3 नाम पूछेगा। और एनसीईआरटी में फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा यानी धतूरा का फ्लावरिंग ब्रांच जो है वो एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया हुआ है। इतनी बात एनसीईआरटी में ड्रग्स के बारे में लिखी हुई है। इसके बाद वो टोबैको एब्यूज़ और अल्कोहल एब्यूज़ का जिक्र करती है, जो हम आगे किसी वीडियो में देखेंगे। ड्रग्स का पॉइंट जो है, ड्रग्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। हमने इसमें 3 तरीके के ड्रग्स के बारे में पढ़े, ओपियाइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलाइड्स। कोका एल्कोलाइड्स का कॉमनली जो है कोकेन भी कहते हैं। इनमें जो ड्रग्स हैं उन्हें क्रैक या कोक कहते हैं। एक्सेस मिलेनियम पैदा करते हैं। और जो कैनाबिनॉइड्स हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा एब्यूज़ किए जाते हैं। ओपियाइड्स जो हैं वो डिप्रेसेंट का रोल करते हैं और बॉडी के रिस्पॉन्स को काम करते हैं, यानी बॉडी को शांत करते हैं। ओपियाइड जो है ओपियम पॉपी यानी कि पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला गया है। कैनाबिनॉइड कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से निकाला गया है। इतनी सारी बातें आपको इस टॉपिक में याद रखनी है। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।